हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि आखिर $1 की कीमत अब 86 रुपए के आसपास कैसे पहुंच गया। ये भारतीय रुपए का मूल्य आखिर गिर क्यों रहा है। सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं और हम क्या उपाय अपना सकते हैं अपने इस देश के लिए ताकि ये रुपया हमारा मजबूत हो, इकोनॉमी हमारी अच्छी हो। ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। ये क्लास 11वीं और 12वीं के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस तरह की वीडियो तो लगातार देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये इंडियन रुपीस इतनी जल्दी और इतनी तेजी गति से इसकी वैल्यूज क्यों घट रहे हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आज समझने वाले हैं। देखिए, इंडियन रुपीस की जब हम लोग बात करते हैं तो डाउन या फिर कह लीजिए ड्रॉप्स हो रहे हैं। ऑल टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एक जमाना था जब $1 की कीमत ₹1 के बराबर था, लेकिन अब यही ₹1 की वैल्यू आप आंक नहीं सकते कि कितना कम हो गया है और कह सकते हैं कि $1 की कीमत अब 86 रुपए के आसपास भी पहुंच गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप देखोगे ये आंकड़ा है 10 जनवरी 2025 का और यहां पर ये चीजें देख लो कि $1 का जो कीमत है वो लगभग 86 रुपए के ऊपर भी पहुंच गया है। और ये दिन दूर नहीं है जब $1 की कीमत आप 100 रुपए तक भी चुकाएंगे। तो मतलब ऐसी हालात क्यों हो रही है इकोनॉमी का। अब इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं और कैसे हम अपनी इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे करके इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये $1 की कीमत ये जो 86 रुपए के आसपास पहुंच गई है, इसे हम क्या कहते हैं। तो देखो, सरल भाषा में इकोनॉमिक्स के अंदर इसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर। यानी कि आज हम $1, मैं ऐसे लिख दूं, $1 की जो वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 86 रुपए से भी ऊपर। अब ऐसे समझ लो कि अगर आप 86 रुपए चुकाते हो तो आपको $1 प्राप्त होगा। ये वैल्यू है। अब ये समझेंगे कि 86 रुपए नहीं, मान लो कि अगर हम इसको कह दें कि चलो भाई तुम्हें अब 70 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे $1 के लिए। आपको क्या लगा, अगर मैं 86 रुपए आज के जमाने में चुका रहा हूं लेकिन ये वैल्यू अगर मुझे मात्र 70 रुपए चुकाने पड़े तो इसका मतलब है अपने देश के नागरिकों को विदेशी वस्तुएं सस्ती पड़ेगी। बात समझ गए होंगे, सीधी सीधी बात है। हम दूसरे देशों में निवेश जाकर के कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हमें फायदा देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह भी आसान हो जाता है कि हम दूसरे देशों में जाकर के पढ़ सकते हैं, कम लागत पर हमारी वहां पर काम चल जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखना है कि अब जो है $1 की कीमत 70 रुपए के आसपास नहीं है बल्कि 86 रुपए के आसपास पहुंच गई है। यानी कि भारतीय रुपए का जो वैल्यू है वो घट गया है विदेशी मुद्रा की तुलना में। ये पहली बात है। हम अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मुद्रा का ह्रास कहते हैं, यानी कि भारतीय रुपए का मूल्य जो है वो कम हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। अब ये डेप्रिसिएशन वर्ड सुनकर के घबराना मत। अगर मान लो कि $1 के बदले आप 70 रुपए चुकाते हैं, 70 रुपए चुकाते हैं और अब आपको जो है 86 रुपए तक चुकाना पड़े, मतलब अब आपको ज्यादा भारतीय रुपए देना पड़े वही $1 के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि $1 जो है मजबूत हुआ और भारतीय रुपया कमजोर हुआ। इस तथ्य को आप समझ पाए होंगे। इकोनॉमिक्स के टर्म में इसी को ही हम लोग कहते हैं भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है। क्लियर? चलो आगे समझते हैं। अब आखिर ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे के कौन कौन से जिम्मेवार कारक हैं। तो सबसे पहला टर्म है व्यापार घाटा। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो अपडेट आपको दे दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। व्यापार घाटा को हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। देखिए, दूसरे देश से सामान खरीदना अच्छी बात है, दूसरे देश को सामान बेचना यह भी अच्छी बात है, लेकिन क्या हो अगर हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट जो किए हुए हैं उसका वैल्यू कम है और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वस्तुएं वो ज्यादा वैल्यू की हैं। मतलब
हम जब दूसरे देशों का सामान खरीद रहे हैं तो दूसरे देशों को पैसा देना जो पड़ रहा है वो ज्यादा जा रहा है अपने देश से बाहर। वो पैसा बाहर जाएगा। जब आप दूसरे देश का सामान खरीदोगे तो अपने देश का पैसा बाहर जाएगा। सोचो कि ऐसे में देश का पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बाह्य प्रवाह हो रहा है। जब हम दूसरे देशों को सामान अपना बेचते हैं और वहां से पैसा प्राप्त करते हैं, यह होता है निर्यात मूल्य। अब यहीं पर समझना है आपको कि अगर वस्तुओं का निर्यात मूल्य कम है और वस्तुओं का आयात मूल्य ज्यादा है, यानी कि हमने विदेशों में ज्यादा पैसा खर्च किया, आप ऐसा समझ लो, और विदेशों से हमें कम पैसे प्राप्त हुए, तो ऐसे में ही देश को लग जाता है व्यापार घाटा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट। यह हाल फिलहाल का ही डेटा है। आप समझो ऐसे कि नवंबर 2024 की यह कहानी है। जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़कर के बल्कि घट गया है, मतलब निर्यात में कमी आई है। और जो हमारा आयात कम होना चाहिए था वो आयात कम ना हो करके आयात और भी बढ़ गया है। मतलब यहां पर आप सीधा समझो कि हम भारतीय जो हैं वो विदेशी वस्तुओं को ज्यादा खरीद रहे हैं, इसीलिए अपना पैसा आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। बात समझ गए? लेकिन हम यहां पर निर्यात कितना कर रहे हैं? बहुत कम। ये डेटा के साथ अगर बात करोगे तो आप कह सकते हो कि 32 बिलियन डॉलर के आसपास ये आंकड़ा कहता है कि हम ये एक्सपोर्ट किए हुए हैं। लेकिन इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं देखोगे, इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों से जो हम सामान खरीदते हैं उसके लिए हमें कितने चुकाने हैं, तो यहां पर देखोगे लगभग 70 बिलियन डॉलर के आसपास है। 70 बिलियन डॉलर हम चुकाते हैं, आप ये समझो, और हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 32 बिलियन डॉलर। मतलब एक बहुत बड़ा अंतर है। और इस अंतर को आप समझ सकते हो कि 37.84 बिलियन डॉलर, 37.84 बिलियन डॉलर। अब ये व्यापार घाटा है अपने देश का, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ये हाल फिलहाल का ही डेटा है, 2024 की बात कर रहे हैं, नवंबर 2024 का, ध्यान देना। तो सबसे पहला रीजन है कि व्यापार घाटा हुआ और इस वजह से भारतीय रुपए का जो मूल्य है वो लगातार गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पहला रीजन पता चल गया। दूसरी वजह क्या है? कह रहे हैं कि विदेशी पूंजी का बाह्यगमन। देखो, जब आपकी मुद्रा का वैल्यू कम होते जा रहा है विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो अपने ही कुछ लोग क्या करेंगे? अपने ही कुछ लोग उसे, ध्यान दो कि दूसरे रूप में उसे कन्वर्ट करने की सोचते हैं। ये तो ठीक बात है, लेकिन विदेशी निवेशक जो होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो भारतीय रुपया है वो अब अपने पास या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना रख करके वो डॉलर में बदल लेते हैं। ये भी एक वजह है, डॉलर में बदल लिया, इसका मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, भारतीय रुपये का नहीं। बात समझिए, क्योंकि देखो इससे रुपए की जो आपूर्ति है वो मार्केट के अंदर में क्या होता है? बढ़ जाता है। और आपको मालूम है जैसे मार्केट के अंदर में टमाटर ही टमाटर मिल रहा है तो टमाटर के दाम क्या होते हैं? घट जाते हैं। और मान लो इसी प्रकार से पूरी की पूरी जो अंतरराष्ट्रीय लेन देन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन क्या मार्केट, मतलब विदेशी बाजार है ना, विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो वहां पर समझो कि भारतीय रुपया ज्यादा सप्लाई हो गया है। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त क्या होगा? जब आप समझ रहे हैं कि टमाटर मार्केट में बहुत ज्यादा है तो टमाटर की वैल्यू कम। इसी प्रकार से अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय रुपया बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? भारतीय रुपये के वैल्यू घट जाएंगे। बात वही है जो वस्तुओं पर लागू होता है, वही बात यहां पर भारतीय रुपये पर लागू हो रहा है। क्लियर सी बात है। अब देखो तीसरा वजह क्या है? कह रहे हैं कि तेल की कीमतें, क्योंकि देखो हम बहुत ज्यादा ही आयात करते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ऊर्जा का, मतलब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है? इंपोर्ट करता है, आयात करता है, दूसरे देशों से लेता है। ठीक है, तो अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत को ज्यादा डॉलर पैसे जो यानी कि खर्च करने पड़ते हैं, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ जाता है। क्लियर है ये भी बातें?
तीसरी वजह समझ में आ गया। चौथी जो वजह है यह है घरेलू आर्थिक कारक, यानी कि जब देश के अंदर में बहुत ज्यादा महंगाई हो, जब इन्फ्लेशन हो, तो उस वक्त रुपए की जो क्रय शक्ति है इसमें कमजोरी देखी जाती है। यानी कि पहले मान लो 5 रुपए में कोई कलम मिल रहा था, अब वही कलम 7 रुपए में मिल रहा है, तो 5 रुपए की जो कीमत है असल में वो पहले एक कोई कलम खरीद सकता था, लेकिन वही अब कलम की कीमत कितनी हो गई, 7 रुपए हो गई है। मतलब यहां पर जो भारतीय रुपया है वो इसी प्रकार से कमजोर हुआ है, यानी कि जो सामान हम पहले 5 रुपए में खरीद पा रहे थे वही सामान अब 5 रुपए में नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इस प्रकार से रुपया यहां पर क्या हो गया, कमजोर हो गया। यानी कि जब महंगाई आती है, जब इन्फ्लेशन आता है, तो उस वक्त जो है वो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, ये घट जाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि दर भी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि भी रुपए को कमजोर कर सकती है, एक ये भी बड़ी वजह है। ठीक है, तो मतलब देश में अगर महंगाई होगा तो स्वाभाविक सी बात है एक जो यूएस डॉलर की वैल्यू है वो लगातार आपको ज्यादा होते हुए दिखाई देगा, जहां भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, एक वजह ये भी है। चलो आगे देखें। अब कह रहे हैं कि ये जो रुपया है इसमें लगातार अगर गिरावट देखे जा रहे हैं तो इसका असर क्या होगा, ये क्या प्रभाव डालेगा। तो कह रहे हैं कि विदेशी यात्रा आपको महंगा पड़ेगा, है ना, पढ़ाई लिखाई विदेशों में महंगा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। हम आम नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं, इन्हें विदेशों में भ्रमण करना, विदेशों में जाना महंगा पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है क्या, अच्छा ये महंगा क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम पहले एक यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, एक यूएस डॉलर की कीमत हम चुका रहे हैं मान लो 84 रुपये, लेकिन अब मुझे कितना चुकाना पड़ रहा है, एक यूएस डॉलर की कीमत मुझे चुकाने पड़ रहे हैं 86 रुपये। मतलब पहले मुझे 84 रुपये देकर के ही $1 मिल जाता था, अब हम 86 रुपया देंगे तब $1 प्राप्त होगा। इसका मतलब हम भारतीयों को विदेशों में जाना महंगा पड़ेगा, विदेशों में पढ़ना महंगा पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं विदेशी यात्रा और पढ़ाई क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं निर्यातकों को फलदायक होता है, जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो दूसरे देश में सामान एक्सपोर्ट करना जानते हैं, उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। मतलब यहां का कोई भी सामान, हमारे भारत का कोई भी सामान विदेशियों के लिए सस्ता में उपलब्ध हो गया। क्लियर सी बात है ना। अब देखोगे कह रहे कि आयात महंगा हो जाता है ना, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, हमारे देश के लोग विदेशी सामान फिर नहीं खरीद पाते हैं, इतनी महंगाई भी आ सकती है। तो इसलिए यह एक डरावना रूप भी हो सकता है, ये बात को ध्यान रखना, जिससे पेट्रोल डीजल खाद्यान्न तेल जो होते हैं या फिर कह लो कि अन्य उत्पादों की कीमतें जो है वो बढ़ने लगती है, यानी कि दूसरे देश की वस्तुएं भारतीय नागरिकों के लिए महंगा पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसको मजबूती कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, और ये भारतीय नागरिक होने के तौर पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाएं, ठीक है, और हम उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हों। बस हमें इस तरह से जो है अपने आप को काबिल करना है, ये बातें ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट करने होंगे मतलब निर्यात को प्रोत्साहन देना होगा, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक को अपने तरफ आकर्षित करना होगा, और ये तभी संभव है जब आप समझो कि अपने देश का वैल्यू, यानी कि अपने देश की जो मुद्रा वैल्यू है वो कम रहेगी, तभी जाकर के विदेशी निवेशक हमारे यहां पर आएंगे, वो कम पैसे लेकर के भी हमारे यहां पर अच्छा खासा निवेश कर पाएंगे, मतलब उनको प्रॉफिट दिखेगा, है ना। कई बार जो है वो इसी प्रकार से देश की मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया गया है, अवमूल्यन किया गया है, यानी कि सरकार जानबूझ करके कई बार कहती है कि ठीक है तुम $1 देना, हम तुम्हें इसके बदले में जो है वो 86 रुपए क्या 88 रुपए देने के लिए तैयार हैं। वो कहता वाह बहुत अच्छी बात है, तो फिर विदेशी निवेश हमें जो है प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं। आगे समझिए, कह रहे हैं कि आयात को नियंत्रित करना होगा। देश के लोग जो हैं चूंकि विदेशी सामान पर ज्यादा निर्भर हैं,
दूसरे देश का सामान इंपोर्ट तो करवा लेते हैं, लेकिन अपने ही देश में सामान उत्पादन यानी कि हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, सरकार कहती है कि हम टैक्सेस को बढ़ा देंगे। जो आयात वस्तुओं पर कर लगाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रशुल्क या फिर टैरिफ। तो सरकार टैरिफ को अगर बढ़ा देगी तो अपने ही देश के लोगों को विदेशी वस्तु में महंगा पड़ने लगेगा, जिससे कि वो विदेशी वस्तु का डिमांड अब ना करके अपने स्वदेशी प्रोडक्ट का डिमांड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है वो काम किए जा सकते हैं जिससे कि रुपए की मजबूती होगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कच्चे तेल जैसे कि बड़े आयातों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हमें जो है तलाशने होंगे। वो चीज हमें ढूंढना होगा जिसकी वजह से हमें कच्चे तेल दूसरे देशों से ना मंगवाना पड़े, वो विकल्प हमें तलाशना होगा। और ये लगभग नामुमकिन सा है भारत के अंदर में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा से क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चे तेल हैं वो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और यही तो पैसा हमारा सबसे ज्यादा दूसरे देशों पर जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, और ये सारे उपाय अगर अपनाए जाएं तो भारतीय रुपया भी आने वाले समय में मजबूत दिखाई देगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मींस कि अधिमूल्यन होगा, देश की जो भारतीय रुपया है वो मजबूत होगा। ठीक है, तो ये बातें जो समझ गए होंगे। इसी तरीके के अगर और भी कुछ वीडियोज आप लोग चाहते हो तो मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर अलग से आपको वीडियो अपडेट दे करके आपको भारत और अपनी अर्थव्यवस्था की समझ विकसित कर सकूं। आज रखते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।